हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को स्टार्ट कर चुके थे। सो आज इसे रिकॉल करते हुए हल्का सा कनेक्टेड वे में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर ही कह दिया था कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो टॉपिक है बहुत ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा और हर एक लाइन आपको अपने लेवल पर समझनी होगी। मैं अपना ट्राई करूँगी, आपको अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ लें, कन्फ्यूजन को क्रिएट करके ना चलें आगे। सो स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को थोड़ा सा एक बार देखते हुए आगे चलते हैं। SSI, इसे आप SSI भी कह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है ये स्पोरोफाइट पर, किस पर? स्पोरोफाइट के जीनोम या जीनोमिक मेकअप, जीनोम पर डिपेंड करती है या जीन्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि स्पोरोफाइट क्या है, एक वेजिटेटिव टिश्यू है, इसलिए डिप्लॉयड होता है। तो जो SSI है उसके जो जीन्स हैं वो कैसे होंगे? डिप्लॉयड। तो यहाँ पर यही लाइन लिखी है कि ये स्पोरोफिटिक पेरेंटल प्लांट, स्पोरोफाइटिक पेरेंटल प्लांट ही है ना, क्योंकि स्पोरोफाइट क्या वेजिटेटिव प्लांट है और वेजिटेटिव प्लांट कैसा होता है? पेरेंटल। और गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड, और वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है कि जो स्पोरोफिटिक पेरेंटल प्लांट की ऊपर डिपेंड करती है ये। अब जो पोलन्स का रिजेक्शन है यहाँ, वहाँ पर पोलन्स खुद ही अपना रिजेक्शन के लिए जिम्मेदार थे, खुद ही अपने रिजेक्शन के लिए अपने जीन्स, उसके खुद के जीन्स रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन यहाँ पर पोलन के रिजेक्शन के लिए जो स्पोरोफाइट का जीनोम है, डिप्लॉयड जीनोटाइप, वो रिजेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, वो पोलन को नहीं एक्सेप्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर हम एस लोकस को ध्यान में रखते हैं। हमने GSI के अंदर भी एस लोकस को लिया था, जिसमें हमने कहा था कि एस एक जीन है जिसके एलील्स बहुत सारे हैं, मल्टी एलीलिक है, S1, S2, S3, S4, उसके बेसिस पे हमने पढ़ा था। वैसे ही SSI के पास भी, यानी कि हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पढ़ते हैं तो एक एस लोकस करके हाइपोथेटिकल लोकस है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि हाँ, इस लोकस के जो जीन्स है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो SSI के अंदर यहाँ पर ऐसा है कि जो एस लोकस है वो 3 पार्ट से मिलके बना है। एस लोकस का मतलब ऐसा मान लीजिए कि ये एक जीन है, इसके 3 पार्ट हैं और ये तीनों पार्ट आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। एक है SLG, जैसा कि आपको बताया था SLG क्या करता है, जो ये स्टिग्मा है, अब स्टिग्मा पर कोई ना कोई तो रिसेप्टर होगा ना, ताकि उस सिग्नल को एक्सेप्ट कर पाए, तभी तो उसको पता चलेगा। तो स्टिग्मा पर इस तरह से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो इस रिसेप्टर का जो ये वाला पार्ट है, जो ये एम्बेडेड वाला पार्ट है, इसके अंदर ये वाला पार्ट SLG बनाता है। अब दूसरा जीन है जिसका नाम है SRK। SR जो ये बचा हुआ पार्ट है ये काइनेज होता है, और काइनेज का काम होता है फॉस्फेट को ऐड करना। तो ये क्या करता है, इसका ये वाला पार्ट बनाता है, ऊपर वाला पार्ट बचा हुआ, और इसके साथ साथ इसकी स्टिग्मेटिक सरफेस पे यहाँ पर अगर कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट है तो ये इसको क्या करेगा, फास्फोराइलेशन कर देगा। इसके बाद में जो थर्ड है उसका नाम है SCR। अब ये सिस्टीन रिच प्रोटीन है और ये क्या करता है, ये जो पोलन आया है यहाँ से, ये जो पोलन है, ये पोलन कुछ ना कुछ सॉल्यूबल सिग्नल को सिक्रेट करेगा। तो ये जो लिगेंड को सिक्रेट करता है उसका पार्ट ये SCR बनाएगा। ये SCR क्या करेगा, ये सॉल्यूबल सिग्नल या लिगेंड को बनाएगा, सॉल्यूबल लिगेंड या सिग्नल को बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपके पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी थी। तो आपको इसके अंदर सिर्फ ये याद रखना है कि एक एस लोकस है जिसके 3 पार्ट है, SLG जिसका नाम है एस लोकस ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि स्टिग्मा पर रिसेप्टर का ये वाला पार्ट बनाता है जो कि वॉल से एम्बेडेड है। दूसरा SRK, एस रिसेप्टर काइनेज, काइनेज का काम होता है फास्फोराइलेशन का। तो ये इस पार्ट के साथ साथ, यानी कि इस पार्ट को बनाने के साथ साथ फास्फोराइलेशन भी कर देता है स्टिग्मेटिक सरफेस पर,
जो भी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनका। और SCR इसका नाम होता है एस लोकोसिस्टीन रिच प्रोटीन। ये सिस्टीन रिच है, सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है, इससे रिच होता है। और ये जो पोलन्स के थ्रू सॉल्यूबल लिगेंड सीक्रेट होते हैं, यानी कि एक सिग्नल सीक्रेट होता है, उसका फॉर्मेशन SCR करता है। यहाँ तक के पॉइंट कंप्लीट होते हैं। चलिए एक बार इसे समझ लेते हैं कि कैसे काम होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको 3 लोकस बताए, SLG, SCR, NSRK, ये बात हो गई। अब इस S लोकस में देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द S लोकाई इन द स्पोरोफाइट ऑफ एन S1S2 प्लांट। अब S1S2 प्लांट क्या है कि जो प्लांट है, जो मदर प्लांट है, स्पोरोफाइट प्लांट है, उसका जीनोमिक मेकअप कैसा है, S1S2। क्या है कि ये जो स्पोरोफाइट प्लांट है, जो मदर प्लांट है, इसका जीनोमिक मेकअप ये है। क्योंकि ये कैसा है, स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। तो इस डिप्लॉयड के कारण इसके पास 2 जीन होंगे, तो S1 और S2 इसके जीन हैं और उनका जीनोमिक मेकअप ये है। अब क्योंकि S1S2 है इसके पास में, तो यहाँ पर जो ये S लोकस है इसके भी 3 पार्ट होते हैं। ये है फर्स्ट लोकस, मतलब ये फर्स्ट जीन और ये है सेकेंड जीन। तो इस अपर वाले के 3 पार्ट हैं, एक का नाम है SLG1, एक का नाम है SCR1 और एक का नाम है SRK। देखिए यहाँ पे SL ऐसे मान के चलिए कि एक S1 जीन है और दूसरा S2 जीन है। ये S1 के लिए और ये S2 के लिए। S1 के लिए 3 पार्ट हैं, SLG, S लोकस ग्लाइकोप्रोटीन, SCR के लिए और SRK ये काइनेज और ये सिस्टीन। यहाँ से याद रख लीजिए, G से ग्लाइकोप्रोटीन, C से सिस्टीन और K से काइनेज। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, क्योंकि जब मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया था तो थ्योरेटिकल मैंने ऐसे बताया, जो सीरीज़ है थ्योरेटिकल वो ये है 1, 2, 3। ये जो है ये बनाता है रिसेप्टर का जो एम्बेडेड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये SRK बनाता है ये वाला पार्ट और SCR बनाता है पोलन्स के थ्रू सिक्रेशन वाला पार्ट। तो ये तीनों ही बता दिए। अब क्योंकि एक S1 के लिए है और एक S2 के लिए है, जो कि स्पोरोफाइट की जीनोमिक मेकअप है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहता है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ तक ये तो जीन्स लेवल की बात हो गई। अब हम इस कॉम्प्लिकेशन चीज़ को, इस पोर्शन को एक बार के लिए फॉरगेट करते हुए, यानी कि दिमाग से निकालिए। अब सिंपल सा ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है कि जब हमने GSI की बात की थी, देखिए अब GSI से कंपेयर करते हुए पढ़ना कि जब हमने GSI की बात की थी, जब GSI की बात की थी तो हमने क्या कहा था कि उसके पास में पोलन की जीन टाइप से हो रहा है, यानी कि पोलन के पास में कोई भी एक जीन होगा, S1, S2, S3 या S4, ऐसे कोई एक जीन होगा जो कि स्टिग्मा की सरफेस पे जाएगा, जिसके पास में 2 जीन होंगे। S1, S2 हो सकते हैं, S2, S3 हो सकते हैं, या फिर S1, S4 हो सकते हैं। कोई भी 2 जीन हो सकते हैं, 2 एलील प्रेजेंट हो सकते हैं। अब अगर कोई भी 2 पोलन जाते हैं कि स्टिग्मा पर, मान लो S1 और S2 आए, तो क्योंकि ये दोनों ही सेम हैं तो ये दोनों जर्मिनेट नहीं होंगे। लेकिन अगर S1 एंड S2 पोलन के, ये जो 2 पोलन हैं ये जाते हैं S3, S4 वाली स्टिग्मा पर, तो ये जर्मिनेट हो जाएंगे। ये दोनों ही जर्मिनेट हो जाएंगे क्योंकि S1 एंड S2 दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। एक तो पॉइंट ये था। उसके साथ साथ अगर मान लो एक S1 हुआ और एक S4 हुआ, ये जाएंगे यहाँ पर, तो S4 वाला जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, S1 वाला हो जाएगा। सिंपल सी चीज़। जब हमने GSI की बात की थी तो GSI के अंदर हमने ये कहा था कि अगर सिंगल जीन भी वेरी करेगा, जीनोम अगर हम पोलन लेते हैं उसका सिंगल जीन, 2 पोलन आए उसमें से एक भी पोलन अगर वेरी करता है तो वो जर्मिनेट हो जाएगा। और अगर उनके अंदर सेम हैं दोनों ही जीन तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे और वो स्टिग्मा को पेनिट्रेट करते हैं। उसके बाद में उनका जो एनहेंसमेंट या इनहिबिशन है दोनों ही अंदर होगा और आफ्टर मियोसिस होता है। ये सब हमने GSI के अंदर पढ़ा था। तो हम SSI की बात करें तो SSI के अंदर क्या होता है, SSI के अंदर याद रखिएगा कि पहली चीज़ ये मियोसिस से पहले होगा, क्योंकि इसके पास में क्या है, इसको कौन डिसाइड कर रहा है, स्पोरोफाइट के जीन्स, और स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस नहीं होता है। ठीक है, तो ये मियोसिस से पहले होगा इसमें, या फिर ऐसे कह सकते हैं इसके अंदर मियोसिस नहीं होगा।
सेकेंड थिंग, जीएसआई के अंदर मेसेज हो रहा था, एसएसआई के अंदर नहीं हो रहा है। सेकेंड थिंग, ये स्टिग्मा को पेनिट्रेट नहीं करेंगे, स्टिग्मा की सरफेस पर ही इनका इनहिबिशन या प्रमोशन हो जाएगा, स्टिग्मा की सरफेस पर ही रुक जाएंगे ये। जैसे कि अगर स्टिग्मा की सरफेस और पोलन यहाँ आया तो इसकी हल्की सी भी जंप ट्यूब नहीं बनेगी, यहीं स्टॉप हो जाएगा। लेकिन हम जब जीएसआई की बात कर रहे थे, जब हम जीएसआई को देख रहे थे तो वो थोड़ा सा पोलन ट्यूब बना देता था, उसके बाद उसका इनहिबिशन होता था। तो ऐसा इसके अंदर नहीं होगा। थर्ड पॉइंट कि ये जो स्टिग्मेटिक सरफेस है, इस पर मान लें एक S1 आया और दूसरा S2 आया, और इसका खुद का जो जीनोमिक मेकअप है वो है S2 एंड S4। तो सिंगल जीन भी अगर सेम है, सिंगल जीन यहाँ पे सेम हो रहा है, तो ये दोनों ही यहाँ पर जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। लेकिन जीएसआई में क्या हो रहा था, सिंगल जीन भी अगर सेम है तो वो छोड़ के जो दूसरा वेरी कर रहा है वो जर्मिनेट हो जाता था। लेकिन यहाँ पर अगर सिंगल भी सेम है तो दोनों ही जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब चलिए इसे डायग्राम से देख लेते हैं कि देखिए ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर इन तीनों को ही लेके चलते हैं कि इन तीनों के ही पास जो स्टिमेटिक सरफेस है वो ये S1 S2। अब यहाँ पर एक S1 आया और दूसरा S2 आया, इसलिए क्योंकि दोनों ही सेम हैं तो ये जर्मिनेट नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर भी S1 है S2 है और यहाँ पर भी S1 S2 है। अब दूसरा आया, इसे हम इस कलर से लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये तो S1 था, लेकिन ये वाला क्या था, S4 था। तो अब इससे तो जर्मिनेट हो जाना चाहिए। जीएसआई में तो जो डिफरेंट होता था वो जर्मिनेट हो जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि S4 जो है वो अलग है लेकिन S1 सेम है, इसलिए एक सिंगल जीन भी सेम है, तो ये यहाँ पर दोनों ही जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। और देखिए इनका जो इनहिबिशन है, जरा सी भी आपको जर्म ट्यूब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। ये देखिए जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं हुआ, यानी कि स्टिग्मेटिक सरफेस पर ही इनका इनहिबिशन हो जाता है। लेकिन जीएसआई के अंदर क्या होता था, थोड़े से ऐसे ही अंदर की तरफ आ जाते थे। यहाँ तक क्लियर हो गया कि यहाँ पर S1 S2 था इसलिए नहीं हुआ। अब यहाँ पर S1 और S4 था लेकिन एक जीन सेम था इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि इनका क्या है, S1 S2 है। अब यहाँ पर बिल्कुल अलग आए, S3 S4, और S3 और S4 बिल्कुल अलग है S1 S2 थे, इसलिए ये दोनों जर्मिनेट हो गए। अब यहाँ आपको आई होप ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसे हम जब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तब और अच्छे से समझ लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इन दोनों को यहाँ पर देख लीजिए, डायग्राम के थ्रू देखिए दोनों को, कि जब हम जीएसआई की बात करते हैं, फर्स्ट कौन है, गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, सेकेंड है स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो जब हम जीएसआई की बात करते हैं तो देखिए ये है एंथर। एंथर का जो जीनोम है वो क्या है, S1 S2, ये है S1 और ये S2। ये है पिस्टिल, इसका जीनोम है S3 S4। ठीक है, दो पिस्टिल हैं, एक पिस्टिल ये है और दूसरी ये। एक पिस्टिल का जो जीनोम है वो है S3 S4 और दूसरी का S1 S3। अब जब S1 S2 S3 S4 पे आएंगे तो ये जर्मिनेट हो जाएंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है बिल्कुल अच्छे से इनकी एक ट्यूब बनी, और ये फर्टिलाइजेशन भी होगा इनके अंदर, फ्यूज़न भी होगा। यहाँ तक हो गया, इसके अंदर जर्मिनेशन हो जाएगा। लेकिन ये S1 S2 जब S1 S3 पे आएंगे तो क्योंकि ये S1 पोलन का और पिस्टिल का S1 सेम हो गया, इसलिए S1 इनहिबिट हो जाएगा। लेकिन इनहिबिट कहाँ हुआ, थोड़ी सी जर्म ट्यूब बनी, थोड़ी सी पोलन ट्यूब बनी, उसके बाद इसका इनहिबिशन हुआ है। और S2 बिल्कुल अलग है S1 S3 से, यहाँ पे जीन ही नहीं है, इसलिए पूरा ही फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जब हम स्पोरोफिटिक की बात करें तो यहाँ पर भी सेम ही है, जीनोमिक मेकअप S1 S2 है इनका भी, यहाँ पर S3 S4 पिस्टिल का और यहाँ पर S1 S3 सेम है। दोनों चीज़ें जीन्स पिस्टिल के और पोलन के दोनों के सेम है, लेकिन थोड़ा सा मैकेनिज्म ये फ़र्क है। जैसे ही S1 S2 आएंगे, क्योंकि S3 S4 S1 S2 से बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पर भी जर्मिनेशन हो जाएगा, सिंपल सेम टू सेम होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए वेरिएशन यहाँ आई, क्या वेरिएशन आई कि यहाँ पे S1 S3 था और यहाँ पर एक जीन इस जीन से मैच कर गया, यानी कि पोलन का एक जीन, सिर्फ एक पिस्टिल के एक जीन से मैच कर गया। इस वजह से जो पिस्टिल के एक जीन से मैच करा ये वाला इससे, इस वजह से
H2 का भी इनहिबिशन हो गया। H2 ने भी अपना पोलर ट्यूब को फॉर्मेशन नहीं किया, ना इसने किया ना इसने किया। और दूसरी बात कि ये देखिए, ये इसकी सरफेस है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एक सेकेंड, मैं इसे दूसरे कलर से लिख देती हूँ। ये इसकी सरफेस है। अब यहाँ पर भी ये इसकी सरफेस थी, लेकिन इसमें फिर भी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है। ये देखिए इतनी सी, लेकिन यहाँ पर कोई पोलन ट्यूब आपको नहीं दिख रही है। ये बिल्कुल इसकी सरफेस पर ही इसका इनहिबिशन हो गया। तो ये है दोनों में फ़र्क कि इसके अंदर स्टिग्मा को पेनिट्रेट करने के बाद में इसका इनहिबिशन होता है, और कम से कम अगर एक जीन भी वेरी करता है तो वो तो एटलीस्ट हो ही जाएगा जर्मिनेट। लेकिन इसके अंदर अगर एक जीन भी सेम है तो दोनों का ही इनहिबिशन साथ होगा। दैट मीन कि अगर हम हमारी लैंग्वेज में कहें तो एक जीन दूसरे को भी लेके डूब जाता है। यहाँ पर तो एक मरता है सिर्फ और दूसरा वाला जिंदा रह जाता है, लेकिन यहाँ पर एक जीन दूसरे को भी लेके डूब जाता है, दोनों ही नहीं हो पाते हैं जर्मिनेट। तो ये आपको कंपैरेटिव समझ में आ चुका होगा। चलिए अब इसे एक बार यहाँ से कंपैरेटिवली स्टडी कर लेते हैं कि GSI और SSI में क्या फ़र्क है। तो फर्स्ट थिंग, GSI का फुल नेम क्या होता है? गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। SSI का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। गैमेटोफाइट क्या होता है? गैमेटोफाइट एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि कैसा होगा, क्योंकि मियोसिस से बना है तो इसका जीनोम कैसा है? हैप्लॉइड है, और ये मियोसिस के बाद बनेगा। ये हो गई गैमेटोफिटिक के अंदर। इसके अंदर की बात करें तो स्पोरोफिटिक कैसा होता है? वेजिटेटिव टिश्यू है, यह वेजिटेटिव पार्ट है। इस वजह से इसका जीनोम कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा, और इसके अंदर मियोसिस नहीं होगा। ये पॉइंट हमें समझने हैं। चलिए अब दोनों में डिफरेंस पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल GSI की बात करते हैं SSI के साथ में। तो GSI को पढ़ें। आउटकम ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन द पोलन ट्यूब एंड द स्टाइल इज डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप ऑफ द पोलन। तो सिंपल सी इस पूरी लाइन का मीनिंग है कि जो जीनोटाइप है वो सिर्फ और सिर्फ पोलन का, जो पोलन का जीनोटाइप है, डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप ऑफ द पोलन। तो सिर्फ पोलन का जीनोटाइप डिसाइड करता है कि रिजेक्शन होगा या इंट्रैक्शन होगी, ठीक है, GSI के अंदर। लेकिन यहाँ पर किसका जीनोटाइप? स्पोरोफाइट का जीनोटाइप। स्पोरोफाइट का जीनोटाइप ये डिसाइड करता है कि रिजेक्शन होगा या फॉर्मेशन होगा। देखिए, डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप ऑफ द स्पोरोफाइट, और यहाँ पे डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप ऑफ द पोलन। क्योंकि पोलन मियोसिस से बना है, गैमिट है, तो इसका जीनोटाइप कैसा है? N, और क्योंकि स्पोरोफाइट एक वेजिटेटिव टिश्यू है इसलिए इसका 2N। अब देखिए, S locus प्रोड्यूस आर सिंथेसाइज्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। इसके अंदर मियोसिस हो रहा है, और S locus प्रोड्यूस्ड आर सिंथेसाइज्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। इसमें मियोसिस नहीं हो रहा है। तो सिंपल से इसमें याद रखो कि इसमें मियोसिस होगा और इसमें मियोसिस नहीं होगा। कि इसमें S locus का फॉर्मेशन मियोसिस के बाद होता है, इसमें S locus का फॉर्मेशन मियोसिस से पहले होता है। अब इनके अंदर जो ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब अरेस्ट इन द स्टाइल, ये देखिए जो ग्रोथ है पोलन ट्यूब की वो स्टाइल के अंदर अरेस्ट होती है, यानी कि थोड़ा सा ग्रोथ हो जाता है। उसके बाद अगर रिजेक्शन होना है तो थोड़ी ग्रोथ होने के बाद ही होगी। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि अरेस्टमेंट इसका कहाँ हो रहा है? स्टाइल के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ है वो कहाँ पे अरेस्ट हो जाती है? स्टिग्मा की सरफेस पर। ये यहाँ पे अरेस्ट होती है और ये यहाँ पर स्टाइल के अंदर। ये पॉइंट आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि यहाँ पर स्टिग्मा की सरफेस पे और यहाँ पे स्टाइल के अंदर अरेस्ट होता है। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ चुके हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये सोलेनेसी फैमिली के अंदर यानी पटेटो वाली, पोएसी के अंदर ग्रेमिनी, इसके अलावा रोजेसी, ओनेग्रेसी, कैम्पुलिनेसी, फेबेसी, पेपरवेसी, स्क्लोफुलेसी। आपको जो याद रखने हैं वो मेन हैं, एक सोलेनेसी, पोएसी और तीसरा लिलिएसी। यहाँ पर SSI का मेन जो होता है वो होता है ब्रेसिकेसी। ये ब्रेसिकेसी के अंदर होता है। अब ये दोनों पॉइंट के साथ साथ एक पॉइंट आपको यहाँ पे और नोट रखना है, वो ये है कि जो सबसे पहले
जीएसआई को डिस्कवर किया गया था, वो किया गया था, जीएसआई की बात कर रही हूँ मैं। जीएसआई को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ईस्ट एंड मैंगलेडॉफ ने। मैंगलेडॉफ ने 1925 में टबेको के अंदर। एक सेकंड इसे समझ लीजिए, यहाँ से देख लीजिए कि जीएसआई को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो किया था ईस्ट एंड मैंगलेडॉफ ने 1925 में टबेको के अंदर। लेकिन एसएसआई को किसने डिस्कवर किया था? ह्यूजेस एंड बैबकॉक ने 1950 में। ह्यूजेस एंड बैबकॉक ने 1950 में क्रिपस फोइटिडा के अंदर। अगर आपको अभी भी डायग्राम नहीं दिख रहे हैं तो इसे और अच्छे से यहाँ से देख लीजिए कि सबसे पहले जीएसआई को डिस्कवर किया है ईस्ट एंड MAN मैंगल, पूरा नाम है डॉफ। इन्होंने 1925 में कौन से प्लांट के अंदर? टबेको के अंदर, ठीक है। और एसएसआई को डिस्कवर किया था, एसएसआई को, उनका नाम है ह्यूजेस एंड बैबकॉक। 1950 में क्रिपस फोइटिडा के अंदर। ये आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, आई होप। स्केचेस ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा नोटबुक में, और अगर नहीं आया हो तो मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो लास्ट वाला पॉइंट था, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आप बात करते हैं जीएसआई की तो सिर्फ और सिर्फ आपको सोलेनेसी, पोएसी याद रखना है और एक लिलिएसी, ठीक है। इसके अंदर ब्रेसिकेसी याद रखना है, मेनली ब्रेसिकेसी के अंदर होती है एसएसआई, जिसमें कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक मस्टर्ड को सरसों, दूसरा कॉलीफ्लावर पत्ता गोभी, तीसरा क्या ले सकते हैं आप इसके अलावा? मस्टर्ड, सरसों, रैप, सलजम एक्सेट्रा। ये सब ब्रेसिका के एग्जाम्पल हैं। तो आपको अगर ये याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो कम से कम एक एक दो दो एग्जाम्पल तो याद रखिएगा नाम के। अब जैसा कि आपको दोनों में फ़र्क बता दिया कि इनके अंदर पोलन का जीनोटाइप और इनके अंदर डिप्लॉयड टिश्यू स्पोरोफाइट का, ये आफ्टर मियोसिस, ये बिफोर मियोसिस। इनमें जो पोलन ट्यूब अरेस्ट होती है वो स्टाइल के अंदर और यहाँ पर स्टिग्मेटिक सरफेस पर। तो यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसे रिकॉल करते हुए इनके बेनिफिट्स एंड इनके लिमिटेशंस और इन्हें किस तरह से ओवरकम किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।